गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर मार्केटिंग इंटरव्यू में चाहे वो जूनियर रोल के लिए हो या सीनियर पोजीशन के लिए 4 P's ऑफ मार्केटिंग का सवाल जरूर पूछा जाता है। लेकिन अगर आप सीनियर पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्या आप वही पुरानी डेफिनेशन देंगे जो 1960 में लिखी गई थी? नहीं, बल्कि आज 2025 के हिसाब से ये 4 P ऑफ मार्केटिंग क्या है और कहां पहुंच चुका है और इसका अपडेटेड वर्जन यानी 7 P ऑफ मार्केटिंग क्या है और आप इसे कैसे अपनी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंट करेंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम इस मास्टर क्लास में समझेंगे। ये वीडियो बेसिक कॉन्सेप्चुअल लेवल से होते हुए हाईएस्ट रिसर्च लेवल तक सीमलेसली प्रोग्रेस करेगी और इस वीडियो के खत्म होने तक आप बड़ी से बड़ी कंपनी में 4 P और 7 P ऑफ मार्केटिंग से जुड़े हर सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। ये मास्टर क्लास आज आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी, बस आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर कोई बात आपका ध्यान खींचे तो आप इस वीडियो को सेव कर लें, हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हमेशा के लिए ये वीडियो एक रेफरेंस के तौर पर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें हम इन डेप्थ डिटेल में 4 P और 7 P द ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये एज एन एंटायर मॉडल यहीं पर कवर हो जाएगा। फिर 4 P और 7 P के बीच क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं, इसे कैसे कहां यूज करना है और इसका बेनिफिट क्या है, इसे समझेंगे। फिर कितने टाइप के प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन होते हैं या प्रोसेस होते हैं, इनकी कितनी वैरायटीज हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, सबको कवर करेंगे। और फिर हम हर P को यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस को पूरी डिटेल में एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, नंबर्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, रिसर्च रिपोर्ट्स, पब्लिश फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक एक करके कवर करेंगे। आपका जो भी फीडबैक हो, कोई कमी रह गई हो तो वो कमेंट में जरूर हमें बताएं और हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। मार्केटिंग मिक्स इस टर्म को पहली बार प्रोफेसर नील बर्डन ने 1949 में दिया था। उसके बाद 1960 में जेरेमी मैकार्थी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था बेसिक मार्केटिंग और ये दुनिया में मार्केटिंग की कला यानी आर्ट ऑफ मार्केटिंग पर लिखी गई सबसे पहली किताबों में से एक थी। इसी किताब में उन्होंने 4 P ऑफ मार्केटिंग को समराइज किया और एक फाउंडेशनल मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट यानी बुनियादी तौर पर ग्राउंड लेवल पर मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और इसकी कंपोनेंट्स क्या हैं, ये दुनिया के सामने पेश किया। अब ध्यान से सुनिए। मतलब ये कि किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में कम से कम 4 चीजों का इस्तेमाल होता है और इन्हीं 4 चीजों के बेसिस पर उसकी मार्केटिंग की प्लानिंग यानी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसे मार्केटिंग रोड मैप कहते हैं, बनाई जाती है। शॉर्ट में कहें तो पहला P प्रोडक्ट की बात करता है यानी बेचने के लिए आखिर कौन सी चीज है, उसमें क्या खूबियां हैं और वो कैसे दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग है। फिर दूसरा P प्राइस की बात करता है यानी उस प्रोडक्ट को किस कीमत पर बेचना है और क्या वो कॉम्पिटिटिव प्राइस है, क्या उस प्राइस में उससे अच्छा प्रोडक्ट उसी मार्केट में मौजूद है। और सबसे जरूरी सवाल कि हम अपने प्रोडक्ट को किस कीमत पर बेचें कि कस्टमर से हाथों हाथ खरीद लें और कंपनी के मार्जिन के साथ साथ मुनाफा भी भारी हो। फिर उसके बाद तीसरा P यानी प्लेस की बात की जाती है यानी उस प्रोडक्ट को कहां बेचना है, किस जगह यानी किस मार्केट में बेचना है, क्या कोई और सिमिलर प्रोडक्ट उसी मार्केट में पहले से मौजूद है या हमें किसी नए मार्केट में जाना पड़ेगा जिसे न्यू मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं, जैसे अर्बन और रूरल या सेमी अर्बन या सेमी रूरल। और लास्ट में सबसे आखिरी P यानी प्रमोशन की बात की जाती है यानी उस प्रोडक्ट को आखिर बेचना कैसे है, बाकी कॉम्पिटिटर्स अपना सिमिलर प्रोडक्ट कैसे बेच रहे हैं, हम कैसे अलग तरीके से बेच सकते हैं और हमारे बेचने की तरकीब क्या होगी। बस यही है मार्केटिंग मिक्स। क्या प्रोडक्ट है, किस कीमत पर है, कहां बेचना है और कैसे बेचना है, इन सवालों के जवाब का सबसे सही कॉम्बिनेशन यानी सबसे सही फिट जवाब, जिसे कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की सबसे आसान तरीके से कम खर्च में, कम से कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो सके, जो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू ला सके और जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निकाला जा सके और आखिर में कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए और लंबे समय तक कंपनी के साथ बना रहे और दूसरों को रिफर भी करे, प्रमोट भी करे, लॉयल भी रहे और कंपनी का एम्बेसडर बन जाए और लंबे समय तक कंपनी को लगातार मुनाफा ही मुनाफा देता रहे, जिसे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू या CLTV कहते हैं। हर कंपनी की पहली और आखिरी तमन्ना
यही होती है जिसे ऑप्टिमम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मिक्स कहा जाता है। जिसने ये बना लिया वो कामयाब हो गया। कंपनी उसे 1 करोड़ का पैकेज भी दे देगी अगर वाकई कोई इंसान मार्केटिंग में इस गोल्डी लॉक जोन को डिस्कवर कर ले या क्रिएट कर ले। अब आगे चलते हैं। अब आया साल 1981 जिसमें बर्नार्ड बूम्स और मैरी जो बिटनर ने इस 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स में 3 P's और जोड़ दिए, यानी पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले प्रोडक्ट का मतलब फिजिकली दिखने और फील होने वाला कोई भी आइटम हो के रूप में ही समझा जाता था, जिसे टैंजिबल प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन टाइम के साथ कॉन्सेप्चुअल प्रोडक्ट यानी इनटैंजिबल प्रोडक्ट, यानी जो दिखता नहीं और सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जैसे हॉलिडे पैकेज, पॉलिसी, इंश्योरेंस, ये भी प्रोडक्ट की लाइन में शामिल हो गए। और ऐसे प्रोडक्ट्स सिर्फ सर्विस के थ्रू ही एक्सपीरियंस किए जा सकते थे, यानी इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, पैकेजिंग नहीं थी, कोरियर रिटर्न डैमेज नहीं था, ना ही कोई 2 प्रोडक्ट एक जैसे हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लोगों को फुट मसाज दी जाए तो हो सकता है किसी एक को मसाज अच्छी लगे और दूसरी को मसाज पसंद ना आए। इसीलिए प्रोडक्ट पूरी तरह से एक्सपीरियंस पर ही निर्भर था, और एक्सपीरियंस किसी ह्यूमन यानी इंसान यानी पर्सन द्वारा ही दिया जा सकता है। इसीलिए 5वां P यानी पर्सन इसमें जोड़ दिया गया। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट्स पूरी तरह से ह्यूमन डिपेंडेंट थे, यानी एक्सपीरियंस पर निर्भर थे, और हर इंसान का सर्विस देने का तरीका और सर्विस को एक्सपीरियंस करने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए सर्विस डिलीवरी को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत पड़ी, यानी सेट ऑफ रूल्स, मेथड्स तय करने थे, ताकि हर जगह सबके द्वारा लगभग एक जैसी सर्विस ही डिलीवर की जा सके। और इसलिए इसमें 6th P यानी प्रोसेस, यानी उस सर्विस को सबसे सही मेथड से देने का तरीका क्या है, जिसे सेट ऑपरेशनल प्रोसेसेस या SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, इसमें जोड़ दिए गए। अब बात थी कि कैसे इस सर्विस डिलीवरी को मेजर किया जाए, और इंप्रूवमेंट के लिए तो मेजर करना जरूरी है, यानी नंबर्स का होना जरूरी है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना जरूरी है, यानी मैट्रिक्स डिफाइन करना जरूरी है। और इसीलिए इसमें अब 7वां यानी आखिरी P, फिजिकल एविडेंस को भी जोड़ दिया गया। फिजिकल एविडेंस यानी वो चीज जिससे फिजिकली ना दिखने वाले इनटैंजिबल प्रोडक्ट को टैंजिबल बनाया जा सके, यानी उसे मेजर किया जा सके। इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को सर्विस इंडस्ट्री के लिए रेडी करना था, और इन फैक्टर्स के जुड़ते ही अब चाहे प्रोडक्ट फिजिकल हो या वर्चुअल हो या कॉन्सेप्ट बेस्ड, 360 डिग्री फूल प्रूफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना और एग्जीक्यूट करना मुमकिन था। ये 4P से 7P का चेंज होना बताता है कि मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि कस्टमर के पूरे एक्सपीरियंस और सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी भी इसी पर डिपेंड करती है। आज हम अपनी इस वीडियो में इन सब 7 P's को एक एक करके पूरी डिटेल में समझेंगे, केस स्टडीज देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, और आज एक बिजनेस वर्ल्ड में हम इन सब को इंप्लीमेंट करके सबसे बेहतरीन मार्केटिंग मिक्स भी डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं 4P ऑफ मार्केटिंग की। जैसा मैंने पहले कहा था कि 7P 4P का एक एक्सटेंशन है, ना कि 2 अलग कॉन्सेप्ट, और ये दोनों मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को तय करने में एक अहम रोल निभाते हैं। ये मॉडल जो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, लंदन बिजनेस स्कूल, वॉटन स्कूल, IIM, ISB हैदराबाद और येल जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर्स की जरूरतों के हिसाब से ढालने में मदद करता है। 4P या 7P सिर्फ मार्केटिंग टूल नहीं है, बल्कि एक कस्टमर वैल्यू क्रिएशन को ऑर्केस्ट्रेट करता है, ड्राइव करता है। प्रोडक्ट यानी वो चीज जो कंपनी ऑफर कर रही है, इसमें इसके फीचर्स, क्वालिटी और वो बेनिफिट्स आते हैं जो कस्टमर की जरूरतें पूरी करे या किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को मार्केट से सॉल्यूशन देकर हटा दे। प्राइस इसका दाम तय करता है, जिसमें वैल्यू, अफोर्डेबिलिटी और प्रॉफिट का होना जरूरी है। प्लेस इसका सही टाइम और सही जगह पर मिलना डिफाइन करता है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो और कस्टमर को इस प्रोडक्ट को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, और अगर कस्टमर ढूंढे भी तो उसे फौरन आसानी से मिल जाए। प्रमोशन ब्रांड की पहचान और डिमांड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। पीपल वो लोग हैं जो बिजनेस को ह्यूमन टच देते हैं, जैसे वेल ट्रेन्ड एंड फ्रेंडली स्टाफ जो कस्टमर को बेहतरीन एक्सपीरियंस दे सके, प्रोडक्ट या सर्विस को समझाते वक्त, बेचते वक्त, खरीदते वक्त, इस्तेमाल करते वक्त या खरीदने के बाद सर्विस के टाइम, रिपेयर के टाइम वगैरह वगैरह।
उन्हें एक अमेजिंग डिलाइटफुल एक्सपीरियंस मिल सके। प्रोसेस डिलीवरी को स्ट्रीमलाइन करता है, एफिशिएंट और कंसिस्टेंट सिस्टम बनाता है जो कस्टमर के एक्सपीरियंस, सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट को बढ़ाता है। फिजिकल एविडेंस कस्टमर का विश्वास बढ़ाने के लिए फिजिकल और डिजिटल एलिमेंट्स जैसे पैकेजिंग, वेबसाइट, ऐप और रिटेल स्टोर सेटअप को मजबूत करता है। सभी मिलकर एक मार्केटिंग मिक्स तैयार करते हैं जो कस्टमर बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड्स और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी या ब्रांड के लिए उसके प्रोडक्ट या सर्विस को मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुंचाने यानी ज्यादा सेल्स, ज्यादा रेवेन्यू और ज्यादा प्रॉफिट लाने में मदद करता है। 2023 की मैकिन्सी की रिपोर्ट बताती है कि जो कंपनियां 4P ऑफ मार्केटिंग को सही तरीके से इंप्लीमेंट करती हैं वो 30% तक ज्यादा ROI हासिल करती हैं। एक लीडर के तौर पर आपको पेटागोनिया के इको फ्रेंडली बिजनेस मॉडल और नेटफ्लिक्स की AI बेस्ड पर्सनलाइजेशन की स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए। स्मार्ट मार्केटिंग के लिए एनालिटिकल सोच जरूरी है, प्रोडक्ट के लिए कंजॉइंट एनालिसिस जरूरी है, प्राइसिंग के लिए गेम थ्योरी जरूरी है और प्रमोशन के लिए एट्रीब्यूशन मॉडलिंग का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन साथ ही फेयर प्राइसिंग और रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग जैसे एथिकल इश्यूज को भी ध्यान में रखना चाहिए। 4P को एक फिक्स रूल मानने के बजाय इसे एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क की तरह देखना चाहिए जो बिजनेस को इनोवेटिव और बदलते डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ने में मदद करता है। बेनिफिट्स एंड यूजेज। आखिर इस 4P और 7P के बेनिफिट्स और यूजेज क्या है? सबसे पहले प्रिसिजन इन टारगेटिंग यानी सही ग्राहकों तक पहुंचना। अगर आप अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को 4P या 7P के हिसाब से डिजाइन, इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके एब्सोल्यूट राइट टारगेट कस्टमर से अलाइन कर जाएगी और आप हवा में तीर नहीं चलाएंगे, यानी गेस वर्क पर रिलाई नहीं करेंगे, बल्कि आपकी स्ट्रैटेजी यानी मार्केटिंग कैंपेन्स एंड मैसेजिंग सीधे उन कस्टमर्स तक पहुंचेगी जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में रुचि लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। और इससे आपकी मार्केटिंग का बजट वेस्ट नहीं होगा। ऑर्गेनिक लीड्स ज्यादा जनरेट होंगी और वो भी क्वालिटी लीड्स जो कन्वर्ट ज्यादा होती हैं। दूसरा बेनिफिट है कॉम्पिटिटिव एज मैक्सिमाइजेशन, यानी आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पर ज्यादा बढ़त मिलेगी। इस बजट में जिस बजट वो मार्केटिंग कैंपेन्स करेंगे उसके आधे बजट में आप अपने मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेसफुली डबल ROI के साथ कर ले जाएंगे। जिस मार्केट में वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे उस मार्केट में आप मार्केट कैपिटलाइजेशन कर लेंगे और ब्रांड विजिबिलिटी स्टैब्लिश कर लेंगे। तीसरा बेनिफिट है रेवेन्यू ग्रोथ एक्सेलरेशन यानी मुनाफा बढ़ाना। एक सही और वेल बैलेंस्ड मार्केटिंग मिक्स कॉस्ट को कम कर देता है, यानी प्राइस ऑप्टिमाइजेशन करता है और रेवेन्यू को बढ़ा देता है, जिससे सेल्स बूस्ट होती है, प्रॉफिट मार्जिन्स बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बढ़ जाते हैं। चौथा बेनिफिट है ब्रांड अथॉरिटी एंड मार्केट पोजीशनिंग, यानी ब्रांड की पहचान बनाना। बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए 4P का सही इस्तेमाल जरूरी है, जिससे आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स के लिए खास बन जाए। इंडस्ट्री लीडर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनका प्रोडक्ट हमेशा डिजायरेबल रहे और लोग खुद उससे जुड़ना चाहें। उनका प्रोडक्ट लोगों की पहचान बन जाए, जैसे एप्पल आईफोन आज अपने में एक ब्रांड इमेज बन गया है। खाली इंडिया में 70% आईफोन EMI पर खरीदे गए हैं, जबकि EMI पर हमेशा बहुत जरूरी चीजें खरीदी जाती थी, जैसे घर, मकान, इंश्योरेंस पॉलिसी, कार या बिजनेस लोन। फोन नहीं, फोन तो बस एक कम्युनिकेशन डिवाइस भर था, मगर एप्पल ने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को लोगों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना डाला। पांचवा बेनिफिट है कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांसमेंट, यानी ग्राहक अनुभव बेहतर बनाना। अगर आपका प्रोडक्ट और उसकी फीचर्स कस्टमर्स की प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सही बैठ गया, यानी अलाइन कर गया और उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा, यानी एक्सपीरियंस प्रॉमिस्ड वर्सेस एक्सपीरियंस डिलीवर्ड का गैप कम से कम हुआ, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कंफर्म्ड है, जिससे ब्रांड लॉयल्टी कंफर्म्ड है और जहां तसल्ली और भरोसा बढ़ा वहां ब्रांड्स एडवोकेसी कंफर्म है। अब रिपीट परचेज और रिटेंशन पर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस हल्का सा टच काफी है। मेहनत नहीं, बड़ा बजट एलोकेशन नहीं, हाई एफर्ट्स, बड़ी टीम, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ एस्केलेशंस, इन सबको भूल जाइए। सिक्स्थ बेनिफिट है रिस्क मिटिगेशन इन डिसीजन मेकिंग, यानी बिजनेस के जोखिम को कम करना। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बिजनेस को रिस्क और चैलेंजेस को एंटिसिपेट करने में मदद करता है, इससे पहले कि वो रिस्क सामने आ खड़ा हो। अपनी स्ट्रैटेजीज को अपडेट करें, रिफाइन करें और ट्यून करें, और कैंपेन्स के पूरे फेल हो जाने से पहले आप उसे संभाल लें। अपने मिस स्टेप्स को करेक्ट कर लें, जैसे प्रोडक्ट लॉन्च से पहले
प्राइस रिवाइज करके एक भारी लॉस से बचा जा सकता है। तो आइए अब शुरू करते हैं 7P ऑफ मार्केटिंग के सबसे पहले P यानी प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट 7P का सबसे पहला P यानी प्रोडक्ट किसी भी बिजनेस का दिल है। कोई भी माल यानी प्रोडक्ट या सेवा यानी सर्विस जो ग्राहकों की जरूरतें पूरी करे और मार्केट में वैल्यू क्रिएट करे वही कामयाब हो सकता है, बशर्ते उसे सही कीमत पर और सही जगह और सही तरीके से कस्टमर्स को ऑफर किया जाए। प्रोडक्ट को कभी भी सिर्फ सामान नहीं समझना चाहिए बल्कि एक वैल्यू प्रोपोजिशन माना जाना चाहिए जिसे कस्टमर्स की पसंद के हिसाब से डिजाइन और इनोवेट किया गया हो। 2024 की फॉरेस्टर की रिपोर्ट बताती है कि वे कंपनीज जो प्रोडक्ट इनोवेशन पर जोर देती हैं और कस्टमर्स की जरूरतों के हिसाब से बदलाव करती हैं, यानी अपने प्रोडक्ट्स को चेंज, अपडेट और इनोवेट करती हैं, उनका मार्केट शेयर 30% तक बढ़ जाता है। जैसे एप्पल आईफोन एक शानदार प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है, जहां लगातार डिजाइन इंप्रूवमेंट से और इकोसिस्टम इंटीग्रेशन करके ब्रांड की लॉयल्टी को कहीं से कहीं पहुंचाया जा चुका है। कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, वो कौन सी चीजें हैं जिनसे मिलकर एक प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि अगर आप यही नहीं जानते होंगे तो आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले कोर फंक्शनैलिटी, यानी प्रोडक्ट का मेन काम क्या है। जैसे कार का मेन काम ट्रांसपोर्टेशन है, फोन का मेन काम कम्युनिकेशन है। अगर प्रोडक्ट ने अपना मेन काम ही नहीं किया तो एडिशनल फीचर्स कुछ भी हो सब बेकार है, यूजलेस है, प्रोडक्ट फेल्ड है। दूसरा होता है फिजिकल मटेरियल्स, वो रॉ मटेरियल जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे प्लास्टिक या मेटल। तीसरा होता है डिजाइन एंड एस्थेटिक्स, यानी प्रोडक्ट का लुक और फील, ऐप के केस में UI और UX। चौथा है फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस, वो एडिशनल काम जो प्रोडक्ट करता है, जैसे फोन के केस में कैमरा। पांचवा है पैकेजिंग, वो पैकेट या कवर जिसमें प्रोडक्ट को डिस्पैच या डिलीवर किया जाता है। सिक्स्थ है ब्रांड आइडेंटिटी, प्रोडक्ट का नेम और लोगो, जैसे एप्पल या सैमसंग का ट्रस्ट। सेवेंथ है क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट कितना अच्छा है और कितने लंबे समय तक चलता है, जैसे फ्रिज या टीवी। एट्थ है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, वो नई टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट में है और उसे अलग बनाती है, जैसे स्मार्ट टीवी। नाइन्थ है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, अपने हिसाब से बदलने का ऑप्शन, जैसे कार का कलर चुनना। 10th है एक्सेसरीज एंड एड ऑन्स, एक्स्ट्रा चीजें जो साथ में मिलती हैं, जैसे फोन कवर या ऐप के प्लगइन्स। 11th है वारंटी एंड गारंटीज, प्रॉमिस कि प्रोडक्ट सही रहेगा वरना हम उसे रिपेयर करके या बदल कर देंगे। 12th होता है इंस्ट्रक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, गाइड्स जो प्रोडक्ट यूज करने में मदद करती हैं, जैसे मैनुअल्स या ट्यूटोरियल्स। 13th है कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशंस, रूल्स या स्टैंडर्ड्स जो प्रोडक्ट फॉलो करता है, जैसे सेफ्टी सर्टिफिकेट्स। 14th है डिजिटल कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर या एप्स के लिए कोड, जैसे गेम या सॉफ्टवेयर। 15th है लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर को यूज करने की परमिशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का लाइसेंस की। 16th है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट फीचर्स, यानी इको फ्रेंडली चीजें, जैसे रिसाइक्लेबल मटेरियल या एनर्जी सेविंग फीचर्स। 17th है सप्लाई चेन एंड सोर्सिंग, प्रोडक्ट के पार्ट्स कहां से आते हैं, क्या वो एथिकल मटेरियल्स हैं कि नहीं। 18th है वर्जन और एडिशन, प्रोडक्ट के अलग अलग मॉडल्स, जैसे आईफोन 15 और प्रो। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो ज्यादा ऑब्वियस होती हैं, जैसे कलर, साइज, शेप, वेट, मटेरियल, टेक्सचर, कैपेसिटी, डायमेंशंस, फिनिश, पैकेजिंग, पोर्टेबिलिटी, डिस्प्ले टाइप, पावर रेटिंग, वर्जन, मॉडल एक्सेट्रा। प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको कुछ और टर्म्स भी समझने होंगे, वरना प्रोडक्ट एज अ कॉन्सेप्ट, एज एन एंटिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंप्लीट नहीं होगा। पहला है कंजॉइंट एनालिसिस, ये एक मार्केट रिसर्च का तरीका है जिससे ये समझा जाता है कि कस्टमर्स किन फीचर्स या बेनिफिट्स या स्पेसिफिकेशंस को ज्यादा अहमियत देते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते वक्त, जैसे प्राइस, साइज, कलर, मटेरियल, फीचर्स एक्सेट्रा। जैसे अगर कोई नया फोन खरीदने का सोचे तो वो सिर्फ दाम ही नहीं देखेगा बल्कि फीचर्स, कैमरा क्वालिटी और बैटरी लाइफ और ब्रांड भी देखेगा। और अगर कंपनी ये समझ जाए कि लोग ज्यादा बैटरी लाइफ पसंद करते हैं लेकिन दाम कम देना चाहते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को इस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं जो हाईली कॉम्पिटिटिव हो, यानी कस्टमर क्या चाहता है और वो किस चीज पर समझौता करने को तैयार है, यही पता लगाकर बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग और मार्केटिंग को बेहतरीन बनाते हैं। दूसरा टर्म है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी।
नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में कब लॉन्च करना चाहिए ये डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन ही तय करता है। जैसे टेस्ला के ओवर द एयर अपडेट्स जो कार खरीदने के बाद भी फीचर अपडेट्स करने की फैसिलिटी देते हैं। स्टैनफोर्ड के इनोवेशन मॉडल में कैनवा की तेजी से बदलती डिजाइन स्ट्रैटेजी देखी जा सकती है जिसने पूरे क्रिएटिव मार्केट को कैप्चर कर डाला। आजकल सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रभाव है। 2023 की मैकिन्जी की रिसर्च बताती है कि 70% कस्टमर्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, जैसे एडिडास के रिसाइक्लेबल स्नीकर्स। अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स की एआई पावर्ड पर्सनलाइजेशन नए जमाने के डिजिटल प्रोडक्ट्स का एक बेहतरीन उदाहरण है जो ग्राहक की पसंद के हिसाब से कंटेंट सजेस्ट और क्यूरेट करता है। हालांकि इसमें कुछ एथिकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस जिसमें जानबूझकर किसी प्रोडक्ट को जल्दी पुराना बना दिया जाता है, जैसे स्मार्ट प्रोडक्ट्स में डेटा प्राइवेसी से जुड़े इश्यूज। आजकल इमर्जिंग ट्रेंड्स में लीगो आइडियाज या लेगो आइडियाज जैसे को क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स और ब्लॉकचेन बेस्ड ऑथेंटिसिटी नए बिजनेस मॉडल को आकार दे रहे हैं। याद रखें, प्रोडक्ट स्थिर नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता, बल्कि लगातार बदलता है। ये इनोवेशन, एनालिटिक्स और पर्पस के साथ जुड़कर मार्केट को रीशेप करता है और कस्टमर एक्सपीरियंसेस को नए डिजिटल और सस्टेनेबल युग में रीडिफाइन करता है, रीस्टैब्लिश करता है। अब अगर प्रोडक्ट्स के टाइप्स की या कैटेगरीज की बात की जाए तो कम से कम 60 टाइप्स के 60 तरीके के अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स जिसमें फूड और क्लोथिंग आते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स जिसमें स्नैक्स और टॉयलेटरीज आती हैं, ड्यूरेबल गुड्स जिसे FMCD कहते हैं यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिसमें फूड और कॉस्मेटिक्स आते हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जिसमें लग्जरी वॉचेस और डिजाइनर हैंडबैग्स आते हैं, अनसॉट प्रोडक्ट्स जिसमें इंश्योरेंस और फ्यूनरल सर्विसेज आती हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स जिसमें मशीन्स आती हैं, कैपिटल गुड्स जिसमें फैक्ट्री इक्विपमेंट और व्हीकल्स आती हैं, रॉ मटेरियल्स जिसमें टिम्बर और क्रूड ऑयल आता है, कंपोनेंट पार्ट्स जिसमें कार इंजन्स और कंप्यूटर चिप्स आती हैं, सप्लाईज जिसमें ऑफिस स्टेशनरी और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, सर्विसेज जिसमें कंसल्टिंग, बैंकिंग और हेयर कट्स आते हैं, पेरिशेबल गुड्स जिसमें फ्रेश प्रोड्यूस और डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसे FMCG कहते हैं, इसमें सोप्स और बेवरेजेस आते हैं, लग्जरी गुड्स जैसे रोलेक्स वॉचेस और गुची बैग्स इसमें आते हैं, कमोडिटी प्रोडक्ट्स जैसे व्हीट और स्टील, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई-बुक्स और सॉफ्टवेयर्स, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे नेटफ्लिक्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे ड्रॉपबॉक्स और स्पॉटिफाई, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स जैसे कस्टमर सूट्स और पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स जैसे कैंड सोडा और मास प्रोड्यूस्ड टॉयज, सीजनल प्रोडक्ट्स जैसे क्रिसमस डेकोरेशंस और सनस्क्रीन, इंपल्स प्रोडक्ट जैसे कैंडी और मैगजीन्स, इमरजेंसी प्रोडक्ट्स जैसे फर्स्ट एड किट्स और स्पेयर टायर्स, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जैसे प्रिंटर इंक और फोन चार्जर्स, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जैसे बैटरी और मार्गरीन, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स जैसे फ्लॉपी डिस्क और टाइपराइटर्स, नीश प्रोडक्ट्स जैसे वेगन स्किन केयर और ग्लूटेन फ्री फूड्स, मास मार्केट प्रोडक्ट्स जैसे स्मार्टफोन्स और टूथपेस्ट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे रीयूजेबल स्ट्रॉज और ऑर्गेनिक क्लोथिंग, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स जैसे विटामिन और फिटनेस ट्रैकर्स, एजुकेशनल प्रोडक्ट्स जैसे टेक्स्ट बुक्स और ऑनलाइन कोर्सेज, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स जैसे वीडियो गेम्स और स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस, फैशन प्रोडक्ट्स जैसे क्लोथिंग, एक्सेसरीज और फुटवेयर, होम इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट्स जैसे पेंट और पावर टूल्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू और रेजर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे क्रॉप्स और लाइवस्टॉक्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे पेन किलर्स और वैक्सीन्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे लैपटॉप्स और एप्स, ऑटोमेटिव प्रोडक्ट्स जैसे कार्स और कार मैट्स, पैकेज गुड्स जैसे फ्रोजन मील्स और बॉटल्ड वाटर, बल्क प्रोडक्ट्स जैसे राइस और क्लीनिंग सप्लाईज एट होलसेल, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स जैसे वॉलमार्ट्स ग्रेट वैल्यू ब्रांड, जेनेरिक प्रोडक्ट्स जैसे पेन रिलीवर्स, B2B प्रोडक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस और इंडस्ट्रियल टूल्स, B2C प्रोडक्ट्स जैसे ग्रोसरीज और क्लोथिंग, एक्सपीरियंस प्रोडक्ट्स जैसे कॉन्सर्ट टिकट्स और ट्रैवल पैकेजेस, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स
जैसे फोन विद फ्री क्लाउड स्टोरेज, वर्चुअल गुड्स जैसे इन गेम स्किन्स और वर्चुअल करेंसी, रेंटल प्रोडक्ट्स जैसे कार्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, रिफर्बिश प्रोडक्ट्स जैसे रिफर्बिश स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा, आर्टिसनल प्रोडक्ट्स जैसे हैंडमेड ज्वेलरी, कलेक्टेबल प्रोडक्ट्स जैसे विंटेज कॉइन्स और लिमिटेड एडिशन टूल्स, डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स जैसे पेपर प्लेट्स, पेपर ग्लासेस और डिस्पोजेबल रेजर्स, रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स जैसे एल्यूमिनियम कैन्स और कंपोस्टेबल पैकेजिंग, स्मार्ट प्रोडक्ट्स जैसे स्मार्ट थर्मोस्टैट्स और आईओटी डिवाइसेस, और भी बहुत से हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब चलते हैं 7P ऑफ मार्केटिंग के दूसरे P यानी प्राइस की तरफ। 7P का सेकंड P यानी प्रोडक्ट का प्राइस सिर्फ उसकी लागत यानी कॉस्ट को वसूलना नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक टेक्निक होती है जो प्रोडक्ट की वैल्यू और मार्केट में इसकी पोजीशन को तय करती है। प्राइसिंग कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे मार्केट डिमांड, कंपटीशन और कस्टमर बिहेवियर। प्राइस एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जिसे मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, गेम थ्योरी और बिग डेटा से मिलकर बनता है। 2024 की बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट कहती है कि जो कंपनियां डायनेमिक प्राइसिंग का इस्तेमाल करती हैं, यानी डिमांड, कंपटीशन और कस्टमर डेटा के आधार पर रियल टाइम में प्राइसिंग एडजस्ट करती हैं, वो 25% तक ज्यादा मुनाफा यानी प्रॉफिट कमाती है। एग्जाम्पल के तौर पे एयरबीएनबी का एल्गोरिथम प्राइसेस को मशीन लर्निंग से तय करता है, जिससे ऑक्यूपेंसी और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टेस्ला प्रीमियम प्राइसिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी ब्रांड वैल्यू मजबूत होती है, जबकि Xiaomi पेनिट्रेशन प्राइसिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे न्यू मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। अगर प्राइसिंग को समझना है तो यहां भी आपको कुछ टर्म समझने होंगे। मैं आपको कम से कम 38 प्राइसिंग टेक्निक बताऊंगा 1 से 2 सेंटेंसेस के अंदर। वैन वेस्टर्नडॉर्फ या गेबोर गैंगर तरीके से यह पता चलता है कि कस्टमर कितना पैसा खर्चा करने को तैयार है। डेकॉय इफेक्ट, जिसे एसिमेट्रिक डोमिनेंस इफेक्ट या अट्रैक्शन इफेक्ट भी कहते हैं, एक ऐसा साइकोलॉजिकल तरीका है जिसे कंज्यूमर या कस्टमर को डिसीजन लेने पर मजबूर किया जाता है, और वो भी ज्यादा पैसा खर्चा करने पर। अब ये काम कैसे करता है? मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में आपको पॉपकॉर्न के 2 ऑप्शन दिए जाएं, छोटा पॉपकॉर्न 200 रुपए का और बड़ा पॉपकॉर्न 400 रुपए का। चांसेस हैं कि आप 200 वाला छोटा पॉपकॉर्न खरीदें, मगर अगर वहीं एक तीसरा ऑप्शन मीडियम साइज का पॉपकॉर्न 350 रुपए में दे दिया जाए, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप बड़ा वाला ऑप्शन यानी 400 रुपए वाला ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि ये आपको ज्यादा बेनिफिट नजर आएगा। इसमें आपको ज्यादा अट्रैक्टिवनेस लगेगी, ज्यादा वैल्यू लगेगी। इसी को डिकॉय इफेक्ट कहते हैं, और लाखों कंपनीज इसी का इस्तेमाल करके आपको प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन में महंगे से महंगा प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इसमें कुछ एथिकल डिलेमास भी है, जैसे उबर की तरह क्राइसिस में ज्यादा कीमत वसूलना कस्टमर्स को नाराज कर गया, मगर एआई से डायनेमिक प्राइसिंग ने उबर को पीक आवर्स में 20% ज्यादा कमाई दी। ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांसपेरेंसी प्राइसिंग या एआई से हाइपर पर्सनलाइजेशन प्राइसिंग जैसे नए ट्रेंड्स दिखाते हैं कि फ्यूचर में प्राइस रियल टाइम और सिचुएशन बेस होगी। मैकिन्जी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 68% कंज्यूमर्स कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू को अहमियत देते हैं। डेलॉइट के अनुसार 74% जेन जी उन ब्रांड्स को छोड़ देते हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं। एडोबे जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल से SaaS का 30% रेवेन्यू आता है, जो स्टेबल कैश फ्लो देता है। स्पॉटिफाई का फ्रीमियम मॉडल 15% फ्री यूजर्स को प्रीमियम यूजर्स में बदलता है। इंडिया में नेटफ्लिक्स के $3 मोबाइल प्लान जैसे माइक्रो प्राइसिंग से 1.2 बिलियन नए कस्टमर्स को जोड़ा गया। तो आप अपने न्यू या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की सही प्राइस कैसे तय करेंगे? BCG की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक एआई से डायनेमिक प्राइसिंग को एनालाइज करने वाले एल्गोरिथम्स 10 से 15% ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। इससे कस्टमर्स को नाराज किए बिना कमाई बढ़ती है। गार्टनर की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जैसे $9.99 से आगे बढ़कर एआई से हर कंज्यूमर सेगमेंट की प्राइस इलास्टिसिटी चेक करें, इससे कन्वर्जन 8% बढ़ जाता है। फॉरेस्टर की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक
50% ग्लोबल रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से ही आएगा। ये स्टेबल कैश फ्लो और कस्टमर रिटेंशन बनाए रखता है। HRB की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीमियम मॉडल से 20% ज्यादा कस्टमर्स जुड़ते हैं क्योंकि ये यूजर बेस बढ़ाता है। ये कस्टमर्स प्रोडक्ट को यूज कर चुके होते हैं और ब्रांड और प्रोडक्ट दोनों से वाकिफ यानी अवेयर होते हैं, इन्फॉर्म्ड होते हैं, इसलिए ये कहीं ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं जिससे कहीं ज्यादा कमाई होती है। एडलमैन की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग से ट्रस्ट बढ़ता है और 80% कस्टमर्स एथिकल ब्रांड से लॉयल रहते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस उसकी वैल्यू से जोड़ दें, जैसे टेस्ला की प्रीमियम प्राइसिंग, तो इससे आप अपनी बढ़ी हुई प्राइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। हाई क्वालिटी लिमिटेड एडिशन हमेशा महंगे होते हैं। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स लग्जरी में आते हैं और इनकी प्राइस इनकी कॉस्ट से हजारों गुना ज्यादा होती है, जैसे लुइस विटॉन। मैकिन्जी की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक बंडल्ड ऑफर से एवरेज ऑर्डर वैल्यू 12% तक बढ़ जाती है। इससे पर इंडिविजुअल कस्टमर रेवेन्यू बढ़ता है। पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग में एआई से हर इंडिविजुअल कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी या अफोर्डेबिलिटी या विलिंगनेस टू पे के बेसिस पे प्राइस तय होती है। 40% ई कॉमर्स जायंट्स इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बिना बड़े डिस्काउंट के प्रॉफिट को बढ़ा देती है। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इस दुनिया की पूरी इकोनॉमी प्राइस यानी पैसे पे ही चलती है। मैं आपको 38 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज शॉर्ट में जल्दी से बताता हूं, बाकी अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहला कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जब प्रोडक्ट कॉस्ट में कुछ परसेंट यानी 10% या 20% मार्कअप जोड़ दिया जाता है। दूसरा वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, हाई प्राइस का मतलब बेहतरीन प्रोडक्ट, जैसे टेस्ला प्रीमियम प्राइसिंग फॉर इनोवेशन। तीसरा होता है डायनेमिक प्राइसिंग, डिमांड, कंपटीशन और डेटा के बेस पर प्राइस को रियल टाइम में एडजस्ट किया जाता है, एग्जाम्पल उबर। चौथी प्राइसिंग टेक्निक है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कम से कम कीमत रखो ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तुमसे जुड़ जाएं, फॉर एग्जाम्पल Xiaomi। पांचवा है प्रीमियम प्राइसिंग, हाई प्राइस का मतलब हाई क्वालिटी एंड एक्सक्लूसिविटी, जैसे लुइस विटॉन लग्जरी हैंडबैग्स। सिक्स्थ स्ट्रैटेजी है फ्रीमियम प्राइसिंग, बेसिक सर्विसेज फ्री दो और प्रीमियम सर्विसेज पेड कर दो, जैसे स्पॉटिफाई। सेवेंथ है सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग, अगर प्रोडक्ट या सर्विस यूज करना है तो हर महीने पैसा देना होगा, एग्जाम्पल एडोबे क्रिएटिव क्लाउड। एट्थ है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ह्यूमन परसेप्शन बदल डालो, यानी $9.99 हमेशा $10 से कम लगता है, एग्जाम्पल रिटेल। नाइन्थ स्ट्रैटेजी इज माइक्रो प्राइसिंग, लो कॉस्ट प्लान्स कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के लिए ताकि मार्केट पेनिट्रेशन हो जाए, एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स का $3 मोबाइल ओनली प्लान इन इंडिया। 10th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज बंडल्ड प्राइसिंग या बंडल प्राइसिंग, एक से ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विसेज एक साथ एक पैकेज में कर दो, कस्टमर्स को लगेगा इतनी सारी चीजें इतने से दाम में, एग्जाम्पल इंटरनेट पैकेजेस OTT एक्सेस के साथ। 11th इज स्किमिंग प्राइसिंग, नया प्रोडक्ट हाई प्राइस पर लॉन्च करो और धीरे धीरे उसकी कीमत को गिरा दो, एग्जाम्पल एप्पल्स आईफोन। 12th इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से आगे पीछे कुछ प्लस माइनस करके प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो, एग्जाम्पल Amazon। 13 इज इकोनॉमिक प्राइसिंग, मार्केट में सस्ते प्रोडक्ट लॉन्च करो ताकि प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स उसे यूज कर सके, एग्जाम्पल वॉलमार्ट। 14th इज प्रमोशनल प्राइसिंग, कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी डिस्काउंट अनाउंस कर दो, कस्टमर्स टूट पड़ेंगे, एग्जाम्पल ब्लैक फ्राइडे सेल्स विद 50% ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। 15th इज कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसमें मेन प्रोडक्ट को कम कीमत पर बेचो मगर उससे जुड़े प्रोडक्ट को या एक्सेसरी को खूब महंगा बेचो। इसी को जिलेट का रेजर एंड ब्लेड मॉडल भी कहते हैं क्योंकि रेजर सस्ता होता है मगर ब्लेड महंगा, प्रिंटर सस्ता है मगर इंक कार्ट्रिज महंगे होते हैं और इन एक्सेसरीज के बिना मेन प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। आपको इन्हें इस्तेमाल करने के लिए मजबूरन ज्यादा पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। 16th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज जियोग्राफिकल प्राइसिंग, मार्केट की लोकेशन या मार्केट कंडीशंस के हिसाब से प्राइसेस को तय करो, एग्जाम्पल टूरिस्ट लोकेशंस पर कोको कोला महंगी होती है मगर लोकल स्टोर्स में सस्ती। 17th इज वैल्यू एडेड प्राइसिंग, एडिशनल सर्विसेज चाहिए तो ज्यादा पैसा खर्चा करना होगा, एग्जाम्पल सेम कार बट कुछ फीचर्स बढ़ा दिए और 5 लाख 6 लाख रुपया उसमें ऐड कर दिया, सेफ्टी फीचर्स के नाम पर या कोई एक और ऑटोमेटिक विंडो के नाम पर। 18th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज लॉस लीडर प्राइसिंग,
कुछ प्रोडक्ट्स को लॉस पर बेचो ताकि कस्टमर्स बन जाएं, बाकी प्रोडक्ट्स बड़े मुनाफे पर बेचो। एग्जाम्पल, सुपरमार्केट्स में मिल्क सस्ता मिलता है ताकि वॉक इन बढ़े। 19th इज टायर्ड प्राइसिंग, फीचर्स बढ़ाते जाओ, पैसे बढ़ाते जाओ। एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर विद बेसिक, प्रो एंड एंटरप्राइज प्लान्स। 20th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज पे व्हाट यू वांट प्राइसिंग। कस्टमर्स खुद तय करता है कि वो कितने पैसे खर्च करना चाहता है। एग्जाम्पल, चैरिटेबल प्रोडक्ट्स। 21st प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज ऑक्शन प्राइसिंग। बोली लगाइए साहब, जो जितनी बड़ी बोली लगाएगा प्रोडक्ट उसका हो जाएगा। एग्जाम्पल, eBay ऑक्शंस फॉर रेयर कलेक्टिबल्स। 22nd प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज रिवर्स ऑक्शन प्राइसिंग। यहां बायर या कस्टमर अपनी लास्ट कीमत बता देता है और सेलर्स कंपीट करते हैं कम से कम में बेचने के लिए। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। 23rd प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज सीजनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सीजन यानी टाइम ऑफ द ईयर के बेसिस पर प्राइस तय किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हायर होटल रेट्स ड्यूरिंग पीक सीजन्स। 24th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज यूजेज बेस्ड प्राइसिंग। कस्टमर ने जितना प्रोडक्ट को यूज किया है उतना ही पेमेंट करना होगा। एग्जाम्पल, AWS चार्जिंग पर GB ऑफ डेटा यूज्ड। 25th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग। इंडिविजुअल कस्टमर की विलिंगनेस टू पे ये प्राइस तय करती है। एग्जाम्पल, ई-कॉमर्स साइट्स ऑफरिंग यूनिक डिस्काउंट्स बेस्ड ऑन यूजर डेटा। 26th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज ब्लॉक प्राइसिंग। एक लिमिट तक X प्राइस है और उसके बाद Y प्राइस होगी। एग्जाम्पल, 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज किया तो X कॉस्ट और 100 के ऊपर जितना यूज किया Y कॉस्ट। 27th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज टू पार्ट प्राइसिंग। फिक्स्ड फी प्लस अ वेरिएबल यूजेज फी। एग्जाम्पल, जिम मेंबरशिप के लिए X पैसे दो और अगर पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है तो Y पैसे दो। 28th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज डिकॉय प्राइसिंग। थोड़ा सस्ता तीसरा प्रोडक्ट ऑफर कर दो, अपने आप महंगा वाला ऑप्शन कस्टमर चूज कर लेगा। एग्जाम्पल, द इकोनॉमी सब्सक्रिप्शन टायर्स वेयर अ मिडिल ऑप्शन बूस्ट प्रीमियम सेल्स। 29th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रैटेजी। सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइस कस्टमर सेगमेंटेशन के हिसाब से पेश किया जाता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट डिस्काउंट्स ऑन सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 30th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज लॉयल्टी बेस्ड प्राइसिंग। रिपीट कस्टमर को कुछ अलग से डिस्काउंट दिया जाता है। एग्जाम्पल, 10% ऑफ ऑन सेकंड परचेज। 31st प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज टाइम बेस्ड प्राइसिंग। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम या किसी पर्टिकुलर दिन प्रोडक्ट खरीदा गया तो X डिस्काउंट मिलेगा। एग्जाम्पल, अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर फॉर इवेंट टिकट्स। 32nd प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज कंजेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। हाई डिमांड के वक्त ज्यादा पैसा लेना ताकि ओवर कैपेसिटी को मैनेज किया जा सके। एग्जाम्पल, टोल पर ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं रश आवर्स में। 33 इज फ्राइट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। सेलर शिपमेंट की कॉस्ट या डिलीवरी कॉस्ट को खुद बेयर करता है ताकि कॉम्पिटिटिव रह सके। एग्जाम्पल, ऑनलाइन रिटेलर्स ऑफरिंग फ्री शिपमेंट टू मैच कॉम्पिटिटर्स। 34th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज ऑड इवन प्राइसिंग। प्राइसेस एंडिंग इन ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल, $19, $21, एक्सेट्रा। ये थोड़ा सस्ता लगता है। एग्जाम्पल, क्लोथिंग स्टोर्स। 35th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज हाई लो प्राइसिंग। आमतौर पर प्राइस हाई रखो, फिर अचानक गिरा दो, फिर अचानक बढ़ा दो, फिर अचानक गिरा दो ताकि कस्टमर इंतजार करे कि अब कब गिरेगा। एग्जाम्पल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। 36 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पेनिट्रेशन स्कीमिंग हाइब्रिड। पहले खूब सस्ता प्रोडक्ट बेचो ताकि कस्टमर्स बन जाएं, फिर एकदम से दाम गिरा दो। एग्जाम्पल, स्ट्रीमिंग सर्विसेज ऑफरिंग लो इंट्रोडक्टरी रेट्स देन इंक्रीजिंग प्राइसेस लेटर। 37th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है वैल्यू डिक्रीजिंग प्राइसिंग। कस्टमर अपनी मर्जी से प्राइस को डिक्रीज कर सकता है मगर फीचर्स भी कम होते जाएंगे। एग्जाम्पल, बजट एयरलाइंस ऑफरिंग नो फ्रिल्स फ्लाइट्स एट लो कॉस्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 38th प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ब्लॉकचेन बेस्ड प्राइसिंग। ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे रिटेलर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए किसी प्रोडक्ट का एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और प्रोडक्ट डिलीवरी होते ही ऑटोमेटिकली उसका पेमेंट कर देते हैं। अब हम चलते हैं 7P ऑफ मार्केटिंग के तीसरे P यानी प्लेस की तरफ। 7P का तीसरा P यानी प्लेस खाली प्रोडक्ट्स के बिकने या सर्विस डिलीवरी की लोकेशन तक सीमित नहीं होती, बल्कि वैल्यू डिलीवरी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, लॉजिस्टिक्स और मार्केट एक्सेस ये तीनों शामिल हैं। ये सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक इकोसिस्टम है जो ओमनी चैनल एक्सपीरियंसेस और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में मदद करता है।
2024 की गार्टनर की रिपोर्ट के अनुसार वो कंपनीज जो ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करती हैं, जो ऑनलाइन जैसे वेबसाइट, मोबाइल और फिजिकल टच पॉइंट्स को सीमलेसली इंटीग्रेट करती हैं, उनकी कस्टमर रिटेंशन 20% तक बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे नाइकी का डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल लीजिए। यहां उन्होंने रिटेलर्स को हटाकर यानी बाईपास करके सीधे ग्राहकों तक पहुंचना शुरू किया और अपना 40% रेवेन्यू इसी मॉडल से जनरेट किया, जो बाद में एक ट्रेंड बन गया जिसे डिसइंटरमीडिएशन कहा जाता है। एडवांस फ्रेमवर्क्स जैसे मल्टी क्लॉन इन्वेंटरी मॉडल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं, जिससे कॉस्ट कम होती है और सर्विस लेवल्स बने रहते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार एआई पावर्ड लॉजिस्टिक्स जैसे अमेज़न का प्रेडिक्टिव इन्वेंटरी प्लेसमेंट डिलीवरी टाइम को 30% तक कम कर देता है। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेड ज़ारा की केस स्टडी के अनुसार फास्ट फैशन सप्लाई चेन अजाइल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत बढ़ा देते हैं। प्लेस को सस्टेनेबिलिटी की भी जरूरत है। डेलॉयट की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार 60% कंज्यूमर्स उन ब्रांड्स को पसंद करते हैं जो कार्बन न्यूट्रल लॉजिस्टिक्स अपनाते हैं। शॉपिफाई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एसएमईज यानी स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को ग्लोबल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं। हालांकि चुनौतियां यानी चैलेंजेस यहां भी हैं, जैसे चैनल कॉन्फ्लिक्ट जिसे एप्पल के डायरेक्ट स्टोर्स और रीसेलर्स के बीच में देखा गया। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को केयरफुली ऑर्केस्ट्रेशन की जरूरत है। अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो वॉलमार्ट ने 2024 में ड्रोन डिलीवरी का पायलट रन किया और ब्लॉकचेन सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी से प्लेस एज अ फैक्टर को रीडिफाइन कर डाला। समझें कि प्लेस का मतलब सिर्फ कस्टमर्स तक पहुंचने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एफिशिएंसी को, ट्रस्ट को और एक्सेसिबिलिटी को आर्किटेक्ट करता है, स्पेशली आज की और कल की हाइपर कनेक्टेड और एथिकली कॉन्शियस वर्ल्ड में। अगर हम आज की बात करें यानी 2025 की, तो प्लेस सिर्फ एक स्टोर या वेबसाइट नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है जहां कस्टमर्स रहते हैं। स्टैटिस्टा की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 85% ग्लोबल रिटेल सेल्स अब ओमनी चैनल हो रही हैं। इसीलिए फिजिकल, डिजिटल और वर्चुअल इन तीनों का सीमलेस इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एग्जाम्पल अनगिनत हैं, जैसे अमेज़न की सेम डे डिलीवरी जिसे 1000 प्लस माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर्स द्वारा संचालित किया जाता है और इसने 45% यूएस ई कॉमर्स मार्केट पर कब्जा कर रखा है। वहीं बेन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 60% लग्जरी बायर्स चाहते हैं कि इन स्टोर एक्सपीरियंस को एआर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी से बेहतर बनाया जाए। एशिया में सुपर ऐप जैसे वीचैट ने शॉपिंग, पेमेंट्स और सोशल मीडिया को एक ही प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर दिया, जिसे आज 1.3 बिलियन यूजर्स को सर्विस दी जा रही है। सप्लाई चेन रेजिलियंस क्रिटिकल है, जरूरी है और एक्सेंचर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 90% फॉर्च्यून 500 कंपनीज अब एआई का यूज लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए करती हैं, जिससे कॉस्ट 15% तक कम हो जाती है। मेटावर्स में वर्चुअल स्टोर्स जो 25% रिटेलर्स द्वारा अपनाया जा चुका है, एक्सेस को रीडिफाइन कर रहे हैं। लीडर्स, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी एजाइल, इंटीग्रेटेड और कस्टमर ऑब्सेस्ड होनी चाहिए। प्लेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। अपनी स्ट्रैटेजी को बनाते समय इनके बारे में एक बार जरूर सोचें। मुमकिन है आपका आरओआई आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाए। एचबीआर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार यूनिफाइड फिजिकल डिजिटल एक्सपीरियंसेस, जिसमें ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, अगर कस्टमर्स को दिया जाए तो कस्टमर स्पेंडिंग 20% तक बढ़ जाती है, यानी कस्टमर्स 20% ज्यादा पैसा खर्चा करने को तैयार हो जाते हैं। फॉरेस्टर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार डीटीसी यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल कॉस्ट को 10% तक कम कर देता है और मार्जिन्स को कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। इसी को डीटीसी रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। गार्टनर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वर्चुअल स्टोर्स यानी मेटावर्स मार्केटप्लेस अर्ली एडॉप्टर्स के लिए 30% एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। मैकिन्जी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एआई सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन यानी प्रिडिक्टिव लॉजिस्टिक्स डिलीवरी टाइम को 25% तक कम कर देती है। डेलॉयट की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर्स और लोकलाइज्ड वेयरहाउसेस लास्ट माइल कॉस्ट को 20% तक कम कर देते हैं। बेन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एआर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी से इनहैंस किए गए रिटेल, जिसे एआर ट्राई ऑन्स भी कहते हैं, कन्वर्जन रेट को 35% तक बढ़ा देते हैं।
एडलमैन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन में सस्टेनेबिलिटी यानी कार्बन न्यूट्रल लॉजिस्टिक्स 70% कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक्सेंचर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार हाइपर लोकलाइज इन्वेंट्री और रियल टाइम स्टॉक ट्रैकिंग आउट ऑफ स्टॉक को 40% तक कम कर देता है। ये नंबर्स, ये आंकड़े आपके लिए फायदेमंद तब होंगे जब अपनी प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन यानी कंप्लीट मार्केटिंग मिक्स 7P के बेसिस पर आप डिजाइन करेंगे। देखिए, फेल होना कोई रोक नहीं सकता, मगर रिस्क को मिटिगेट करने से फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर फिर भी फेलियर मिल जाए तो उससे उभरने में, सीख लेने में और दोबारा रीस्टार्ट करने में वही फेलियर्स लेसन का काम करते हैं, कामयाबी की सीढ़ी बन जाते हैं। ट्राई एंड रन अगर जरूरी है तो दूसरों से सीख लेना भी जरूरी है, इससे आप ठोकर खाने से बच जाते हैं। इन शॉर्ट, प्लेस के कंपोनेंट्स क्या हुए? नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जैसे ऑनलाइन, रिटेल स्टोर्स, डायरेक्ट सेल्स एक्सेट्रा। नंबर 2, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन जैसे स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी मेथड्स एक्सेट्रा। नंबर 3, मार्केट कवरेज जैसे लोकल, नेशनल, ग्लोबल। नंबर 4, एक्सेसिबिलिटी जैसे ईज ऑफ परचेज, अवेलेबिलिटी, एक्सक्लूसिविटी। नंबर 5, रिटेल और डिजिटल प्रेजेंस जैसे ब्रिक एंड मोर्टार शॉप्स वर्सेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा। प्रमोशन 7P का चौथा P यानी प्रमोशन 4Ps का कम्युनिकेटिव हार्ट है, जो एक मार्केट प्लेस में अवेयरनेस, परसुएशन यानी कन्विंस करने की ताकत और लॉयल्टी को ऑर्केस्ट्रेट करता है, संचालित करता है, मैनेज करता है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT के PhD कोर्स में प्रमोशन को IMC यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के रूप में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसमें मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, PR, सेल्स प्रमोशंस और डिजिटल कैंपेन्स सब शामिल होते हैं। नीलसन की 2024 की एक रिसर्च के अनुसार इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैंपेन्स को 25% ज्यादा इफेक्टिव बना देता है इन कंपैरिजन टू सिलॉइड मार्केटिंग यानी वो कैंपेन जो अलग अलग किए जाएं। अगर कोको कोला के शेयर अ कुक कैंपेन को देखें, जिसे ऑस्ट्रेलिया में 2011 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था, तो उन्होंने अपनी बॉटल्स को पर्सनलाइज कर डाला आम इंसानों के नामों से, यानी अपनी कंपनी के लोगों की जगह आम लोगों के, आम इंसानों के सबसे कॉमन नेम्स को बॉटल पर प्रिंट कर दिया, ताकि कस्टमर्स का इमोशनल एंगेजमेंट बढ़ जाए और वो अपना और अपने लव्ड वंस का नाम बॉटल्स पर ढूंढने लगे। इस कैंपेन को कस्टमर्स ने हाथों हाथ लिया, जिससे कोको कोला की ग्लोबल सेल्स में 2% तक की बढ़त हो गई, यानी रफली 600 मिलियन बॉटल्स, जो लगभग $800 मिलियन बनता है। और ये बहुत बड़ा नंबर है सिर्फ एक कैंपेन के हिसाब से। एडवांस टूल्स जैसे एट्रीब्यूशन मॉडलिंग ROI को मल्टीपल टच पॉइंट्स पर मेजर करता है। वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एंटरप्रेन्योरियल फोकस उन तरीकों को डेवलप करने में लगा है जिनसे कंपनियां तेजी से बिना खर्च किए बड़ी ग्रोथ हासिल कर सके, जिसे ग्रोथ हैकिंग कहते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ड्रॉपबॉक्स, जिसने एक रिफिल प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें उन्होंने यूजर्स को उनके दोस्तों को इनवाइट करने पर फ्री स्टोरेज प्रोवाइड कराया। ये कैंपेन एक वायरल लूप बन गया, जिसमें लोग बार बार दूसरों को रेफर कर रहे थे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फ्री स्टोरेज मिल सके। और इस तरह सिर्फ 15 महीनों में ड्रॉपबॉक्स के यूजर्स 3900% बढ़ गए। डू यू गेट माई पॉइंट? 3900%। इसी टेक्निक को ग्रोथ हैकिंग कहा जाता है, जहां कम कॉस्ट में स्मार्ट तरीके से कंपनी को तेजी से आगे पुश किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और ये एथिकल तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं। यही तो है प्रमोशन, ना कि सिर्फ एक पिक्चर अपलोड कर दी और 20% ऑफ लिख दिया और हो गया कैंपेन। क्या आप जानते हैं कि हार्वर्ड सेमियोटिक लेंस एक रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी रिसर्च का एक तरीका है जो एडवर्टीजमेंट्स में कल्चरल नैरेटिव्स को डिकोड करता है? यानी किसी एड पर डिफरेंट कल्चर्स का क्या प्रभाव पड़ता है या सेम चीज को डिफरेंट कल्चर्स में कैसे लिया जाता है, इसकी स्टडी की जाती है। ये स्टडी इसलिए भी जरूरी है ताकि कल्चरल इम्बैलेंस ना हो जाए और बात कुछ की कुछ न बन जाए। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज कई बार अपने एड्स को, अपने कैंपेन्स को वापस ले लेती हैं कुछ कंट्रीज में और बाद में माफी भी मांगती हैं। असल में वो जानबूझ के ऐसा नहीं करती, बल्कि उनकी मार्केटिंग टीम ने कम्युनिकेशन में सिंबल्स, साइंस, लैंग्वेजेस और कल्चरल नैरेटिव्स पर ध्यान नहीं दिया होता। मसलन एक बाइक अगर एक सड़क के बीच में खड़ी है तो किसी देश में वो फ्रीडम दर्शाएगी और किसी देश में गरीबी दर्शाएगी।
इसीलिए कैंपेन कम्युनिकेशन को डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट्स के साथ गहराई से रेजोनेट करने वाला होना चाहिए ताकि बैकफायर ना हो जाए और कैंपेन अपना काम सही कर पाए जो उससे उम्मीद की जाती है, जो उसका मेन पर्पस है, सेंट्रल कंपनी का गोल है। ई मार्केटिंग की 2023 की रिपोर्ट दर्शाती है कि अब 60% एड स्पेंड प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग पर केंद्रित है, जिसमें एआई का उपयोग करके ऑडियंस को माइक्रो लेवल पे टारगेट किया जाता है। हालांकि मिसलीडिंग क्लेम्स या इन्वेसिव रीटारगेटिंग जैसी एथिकल पिटफॉल्स ट्रस्ट को कमजोर कर सकती हैं, जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद में देखा गया। कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे गुची एआर के जरिए इमर्सिव स्टोरी टेलिंग करता है, यानी अपने कस्टमर्स को वर्चुअल ट्राई ऑन की सुविधा प्रोवाइड करता है। वहीं एडलमैन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 90% जेन जी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर का कस्टमर से एंगेजमेंट पर्सनल लेवल पर होता है। फॉलोअर्स अपने इन्फ्लुएंसर को कॉपी करना चाहते हैं, उसके जैसा दिखना चाहते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, क्योंकि कंपनीज की तरह उन्हें प्रॉफिट नहीं बल्कि उनमें एक अपना फ्रेंड दिखाई देता है। यह भी याद रखें कि प्रमोशन में ऑथेंटिसिटी जरूरी है। पर्पस ड्रिवन कैंपेन्स जैसे डव्स रियल ब्यूटी साधारण विज्ञापनों की तुलना में 3 गुना ज्यादा असर छोड़ता है। याद रखें, प्रमोशन असल में एक स्टोरी टेलिंग है जो इस नॉइजी वर्ल्ड में एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है जो कस्टमर्स के साथ रेजोनेट करता है, जिसमें डेटा, क्रिएटिविटी और एथिक्स को मिलाकर डिजिटल एज में मजबूत कंज्यूमर रिलेशनशिप बनाया जाता है। ई मार्केटिंग की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एडवर्टाइजिंग पर पूरी दुनिया में $1.2 ट्रिलियन खर्च किए जाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि सही और इफेक्टिव प्रमोशन के लिए प्रिसिजन हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक सही प्रमोशन ब्रांड बना सकता है और एक गलत प्रमोशन कंपनी को दिवालिया यानी बैंकक्रप्ट घोषित कर सकता है। अगर आईएबी और गार्टनर की 2025 की रिपोर्ट देखें तो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग जो एआई ड्रिवन रियल टाइम एड ऑप्टिमाइजेशन करता है, 90% एड स्पेंड इसी पर होता है, क्योंकि ये आरओआई को 25% तक बढ़ा देता है। पीडब्ल्यूसी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार नेटफ्लिक्स के टेलर्ड ट्रेलर्स एंगेजमेंट को 15% तक बढ़ा देते हैं, लेकिन डेटा के इस्तेमाल में ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी 80% कंज्यूमर्स की डिमांड है और हमें इसका ख्याल भी रखना चाहिए। नेल्सन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दुनिया भर में 3.7 बिलियन फॉलोअर्स के साथ 18% परचेजिंग डिसीजंस को संचालित करते हैं, यानी ड्राइव करते हैं, या यूं कहें कि 18% एडिशनल सेल्स के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स यानी वो इन्फ्लुएंसर्स जिनके फॉलोअर्स 10,000 से 1 लाख के बीच होते हैं, 25% ज्यादा एंगेजमेंट ड्राइव करते हैं, क्योंकि ये शुरुआत है उन फॉलोअर्स के साथ जो फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन या मैक्स थर्ड कनेक्शन से मिलकर बनते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टच होता है और एक क्लोज सर्किल बनता है। ये इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा पैसे भी नहीं लेते और प्रमोशन भी 2 से 3 बार कर देते हैं, कभी स्टोरीज, रील्स, पोस्ट, सब कुछ मिलाकर पोस्ट कर देते हैं। मैकिन्जी की 2025 के रिपोर्ट के अनुसार अगर एआई के जरिए कंटेंट को टेलर किया जाए तो कन्वर्जन 18% तक बढ़ जाता है, क्योंकि ये कस्टमर कनेक्शन को और डीप और इंपैक्टफुल कर देता है। फॉरेस्टर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इंटीग्रेटेड कैंपेन जो सभी चैनल्स का यूज करें आरओआई को 12% तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि इससे इंपैक्ट और रीच बढ़ जाती है। स्प्राउट सोशल की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ऑथेंटिक रिव्यूज कस्टमर ट्रस्ट को 20% तक बढ़ा देते हैं। स्प्राउट सोशल की 2025 की एक और रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक की शॉपेबल वीडियोस $50 बिलियन की सेल्स जनरेट करती हैं और 55% कंज्यूमर्स यूजर जनरेटेड कंटेंट पर कंपनीज एड से ज्यादा भरोसा करते हैं। अब आप समझे कि क्यों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतना जरूरी है। ई मार्केटिंग की 2025 की रिपोर्ट भी यही कहती है कि इन ऐप परचेज सेल्स को 30% तक बढ़ा देते हैं, बशर्ते परचेजिंग जर्नी शॉर्ट और डायरेक्ट हो, यानी बहुत स्टेप्स ना हो और 2 से 3 क्लिक में परचेज पूरा हो जाए। एचबीआर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार परचेज ड्रिवन कैंपेन जैसे पेटागोनिया, जो एक अमेरिकन आउटडोर क्लोथिंग कंपनी है और सस्टेनेबल क्लोथिंग एंड एक्टिविटी गियर पर स्पेशलाइज करती है, लॉयल्टी को 30% बढ़ा देती है। वहीं एडलमैन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वैल्यू बेस्ड कैंपेन्स ब्रांड इक्विटी को 15% तक बढ़ा देते हैं। याद रखें, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था,
प्रमोशन 7P ऑफ मार्केटिंग मिक्स का दिल है, जो कस्टमर्स और कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की खासियत को, खूबियों को पहुंचाकर उनका इंटरेस्ट और लॉयल्टी बढ़ाता है। इसे सही इस्तेमाल करें ताकि सेल्स के साथ साथ मजबूत रिश्ते भी बने, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बने, ब्रांड लॉयल्टी आए और आपके कंज्यूमर्स आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। सोचिए इस बारे में। 7P का 5वां P यानी पीपल यानी लोग, इंसान आपके एम्प्लॉइज, कस्टमर्स और कम्युनिटी से मिलकर बनते हैं। वो आपकी ब्रांड की हार्ट बीट है, धड़कन है। एक्सेंचर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 78% कंज्यूमर्स उन ब्रांड्स को चुनते हैं जो एम्पैथेटिक सर्विस प्रदान करते हैं। इसीलिए ह्यूमन कनेक्शन सबसे जरूरी है। HBR की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार Zappos जैसी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने में इन्वेस्ट करती हैं, जिससे उनकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन 20% अधिक हो जाती है। गार्टनर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों की मदद जरूर करता है, लेकिन ह्यूमन टच की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि आज भी 70% कस्टमर्स जटिल समस्याओं यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ह्यूमन एजेंट्स को ही प्रायोरिटी देते हैं या उनकी डिमांड करते हैं। IVR पर घंटों बिताने के बाद आपको भी एक लाइव एजेंट से बात करना पसंद है, जो आपको समझे और प्रॉब्लम सॉल्व करे, ना कि घंटों 1 दबाएं, 2 दबाएं, 3 दबाएं और यही करते रहें और 20 मिनट बाद कॉल ड्रॉप हो जाए। मैकिन्जी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार डाइवर्सिटी इनोवेशन को बढ़ावा देती है और इसीलिए इंक्लूसिव टीम्स वाली कंपनियां अपने कॉम्पिटिटर से 15% ज्यादा आउट परफॉर्म करती हैं। क्या आप जानते हैं कि गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क दुनिया भर में 60 मिलियन फ्रीलांसर्स को एम्पावर करता है, जिससे स्केलेबल टैलेंट मिलता है। फॉरेस्टर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कस्टमर को क्रिएशन जैसे लेगो के आइडियाज प्लेटफॉर्म एंगेजमेंट को 25% तक बढ़ा देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि लेगो का आइडियाज प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कस्टमर्स अपने खुद के लेगो सेट डिजाइन करके कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर उनकी डिजाइन को 10,000 वोट या उससे ज्यादा एक्वायर हो जाएं तो उसे ऑफिशियल लेगो सेट के रूप में शामिल कर लिया जाता है। डेलॉयट की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 85% जेनजी उन ब्रांड्स को महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं जो सोशल कॉजेस का समर्थन करते हैं या सपोर्ट करते हैं। आज पीपल यानी लोग आपकी कॉम्पिटिटिव एज हैं। अपनी टीम्स को एम्पावर करें, कस्टमर्स को सुने यानी उनकी VOC कैप्चर करें और कम्युनिटीज को सपोर्ट करें, जिससे ट्रस्ट और लॉयल्टी पैदा हो, जो मार्केट में आपको एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज प्रदान करेगी। आइए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर नजर डालते हैं। एक्सेंचर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एम्पैथेटिक सर्विस कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू यानी CLTV को 20% तक बढ़ा देती है, क्योंकि ये अनब्रेकेबल लॉयल्टी है। HBR की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अपने एम्प्लॉइज को, अपनी वर्कफोर्स को अपस्किल और कंटिन्यू ट्रेनिंग देने से 18% तक एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। गार्टनर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार AI अब 60% रूटीन क्वेरीज को हैंडल करता है, जिसे ह्यूमंस हाई वैल्यू इंटरेक्शंस पर ध्यान दे सकते हैं। मैकिन्जी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार डाइवर्स टीम्स ही हमेशा जीतती हैं। इंक्लूसिव वर्कफोर्स 15% ज्यादा रेवेन्यू ग्रो करती है, क्योंकि इंक्लूसिव वर्कफोर्स क्रिएटिव सॉल्यूशंस पैदा करती है। अपवर्क की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार आज 2025 में गिग इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और 70 मिलियन फ्रीलांसर्स के साथ हायरिंग कॉस्ट 25% तक कम हो गई है। इसका रीजन फ्लेक्सिबल स्पेशलाइज्ड टैलेंट। फॉरेस्टर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अगर कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिजाइन में किसी तरह शामिल कर लिया जाए तो रिटेंशन रेट 22% तक बढ़ जाता है। ये कैसे करेंगे आप? अपने कस्टमर्स को सुन के, उनके फीडबैक से, उनके कमेंट्स पर टेक्स्ट एनालिटिक्स करके, उनका NPS, CAP, CS, CSAT का पैटर्न देख के, हीट मैपिंग करके, राइट एडवांस टूल्स यूज करके, जो कस्टमर वॉइस को आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तरीके से एक पैटर्न के रूप में, एक इमेज के रूप में दिखा सके। लाखों नंबर्स एक पिक्चर की तरह सामने आए ताकि 10 में से 8 कस्टमर्स क्या कह रहे हैं ये आप समझ सकें। हमें एज अ लीडर्स अपनी नहीं चलानी है, हमें अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स, अपने चैनल पार्टनर्स, इवन अपने एम्प्लॉयज की भी सुननी है, अपनी सर्विस डिलीवरी पार्टनर्स की भी सुननी है, अपने सप्लायर्स की सुननी है, डीलर्स, रिटेलर्स की सुननी है। वो सिर्फ आपका हुक्म मानने के लिए नहीं है,
ऑन द ग्राउंड रियलिटी उनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। ये जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना इंपैक्टफुल आपके एक्शंस हो जाएंगे, उतना वजन आपकी बात में होगा। आप जो बोलेंगे मार्केट में वही होगा। आपकी वॉइस, आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस कंपनी के डिसीजन बन जाएंगे। मगर इसके लिए आपको ROI से पहले ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा। हवा में कुछ नहीं होता। डेलॉयट की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पर्पस ड्रिवन ब्रांड्स 80% जेनजी को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ मार्केट शेयर को मजबूत बनाते हैं। स्प्राउट सोशल की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इंगेज्ड एम्प्लॉइज सोशल मीडिया के जरिए ब्रांड रीच को 30% तक बढ़ा देते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रमोशन है। BCG की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार AI टेलर्ड लर्निंग पाथ्स 12% ज्यादा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस देते हैं और अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो AI ह्यूमन पोटेंशियल को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो आज फ्री AI टूल जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, X का ग्रॉक, ChatGPT-4 और गूगल का जेमिनी हर इंसान के लिए एक हाईली क्वालिफाइड, डायनेमिक एंड हाईली नॉलेजेबल पर्सनल असिस्टेंट से कम नहीं है। एडलमैन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लोकल इनिशिएटिव्स ब्रांड ट्रस्ट को 18% बढ़ा देते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स बॉन्ड्स बनाते हैं। इस स्ट्रैटेजी से ब्रांड्स बाजार में मजबूत स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग बना सकते हैं। 7P का 6P यानी प्रोसेस, कस्टमर डिलाइट का इनविजिबल आर्किटेक्चर है। सुनियोजित संचालन जिसे स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस कहते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को 90% तक बढ़ा देता है। ये कहना है PwC की 2025 की रिपोर्ट का। Amazon का 1 क्लिक चेकआउट जिसे प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम से इनेबल किया गया है, कार्ट अबंडनमेंट रेट को 30% तक कम कर देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्लोबल एड टू कार्ट रेशियो सिर्फ 7.5% है। यानी अगर पूरी दुनिया में 100 लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 7 लोग यानी 7 लोग ही किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेंगे। बाकी 93 लोग बिना कुछ खरीदे ही वेबसाइट बंद कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा ट्रैफिक का लॉस है। इसके बाद आता है ग्लोबल कार्ट अबंडनमेंट रेट, यानी अगर 100 लोग किसी प्रोडक्ट को कार्ट में डालेंगे तो उसमें से 70% लोग ही सिर्फ उसे खरीदेंगे, बाकी 30% लोग उसे कार्ट में डालने के बाद भी बिना कुछ खरीदे वेबसाइट बंद करके चले जाएंगे। ये कंपनीज के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये अभी भी बहुत बड़ी बची हुई अपॉर्चुनिटी है जिसे कैपिटलाइज करने की जरूरत है। अगर किसी कंपनी ने ऐसा कोई प्रोसेस या मेथड डेवलप कर लिया जिससे ऐड टू कार्ट रेशियो बढ़ता जाए और कार्ट अबेंडनमेंट रेट कम होता चला जाए तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर की सेल महीनों नहीं हफ्तों में कर लेगी। ये 93% अनकन्वर्टेड ट्रैफिक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी है जो अभी भी ओपन मार्केट में खुली पड़ी है, अनएक्सप्लोर्ड है। डेलॉयट की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 65% बिजनेसेस RPA यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसे ऑपरेशनल कॉस्ट 30% तक कम हो जाती है और हर साल 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स बच जाते हैं। मगर यह भी गौर करने की बात है कि गार्टनर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 75% कंज्यूमर्स फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम्स को ट्रस्ट नहीं करते और स्ट्रांगली मानते हैं कि ह्यूमन ओवरसाइट अभी भी जरूरी है। मैकिन्जी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एजाइल प्रोसेसेस जैसे स्पॉटिफाई का स्क्वाड मॉडल इनोवेशन को 20% तक तेज करता है जिससे कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। वो लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से वाकिफ नहीं है उनके लिए बताता चलूं कि एजाइल एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच है जो फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर जोर देता है। ये प्रोजेक्ट्स को छोटे या मैनेजेबल यूनिट्स या पार्ट्स या साइकिल्स में तोड़ देता है जिसे स्प्रिंट्स कहते हैं। इससे टीम्स कंटिन्यूअसली बदलते फैक्टर्स या रिक्वायरमेंट्स या चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट कर पाती हैं और स्टेप बाय स्टेप वैल्यू डिलीवरी करती रहती हैं, अटक नहीं जाती। एजाइल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कस्टमर्स और टीम के बीच सक्सेसफुल कोलैबोरेटिव वर्क को बढ़ाना है। IBM की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सप्लाई चेन में ब्लॉकचेन 99.9% ट्रेसेबिलिटी को इंश्योर करता है जिससे कस्टमर ट्रस्ट 80% तक बढ़ जाता है। क्या है ये ब्लॉकचेन? आजकल हर जगह ये टर्म, ये नाम सुनने में आ रहा है।
ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जो कंप्यूटर नेटवर्क में लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस को सिक्योरली रिकॉर्ड करता है। ध्यान से सुनिए, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जो कंप्यूटर नेटवर्क में लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस को सिक्योरली रिकॉर्ड करता है। ये डेटा को ब्लॉक्स में स्टोर करता है जो ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे से एक लिंक की तरह, चेन की तरह जुड़े होते हैं क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स के जरिए, जिससे डेटा टैंपर प्रूफ और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब ये क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स क्या है? क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स वो टेक्निक्स हैं जिनके जरिए डेटा को सिक्योर किया जाता है अनरीडेबल फॉर्मेट में बदल के, जिससे डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, हैश फंक्शंस एक्सेट्रा। अब अपने मेन टॉपिक पर हम वापस आते हैं। फॉरेस्टर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कस्टमर जर्नी मैपिंग, जिससे 80% फॉर्च्यून 500 कंपनीज अपना रही हैं, कन्वर्जन रेट्स को 15% तक बढ़ा देती हैं, क्योंकि ये हर टच पॉइंट को ऑप्टिमाइज करता है। लीडर्स, आपकी प्रोसेसेस एजाइल, ट्रांसपेरेंट और कस्टमर ऑब्सेस्ड होनी चाहिए। आपको यही मेक श्योर करना है कि हर प्रोसेस फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करे और ब्रांड का साइलेंट प्रॉमिस बन जाए, तभी आप बाजार पर राज कर सकेंगे, वरना रिप्लेस कर दिए जाएंगे आज नहीं तो कल। प्रोसेस रिलेटेड किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि PwC की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सीमलेस प्रोसेसेस चर्न रेट को 25% तक कम कर देता है। चर्न रेट का मतलब होता है कस्टमर्स को आपके ब्रांड को छोड़कर चले जाने का दर यानी रेट क्या है। गार्टनर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड प्रोसेसेस डिसीजन लेने की एक्यूरेसी को 18% तक बढ़ा देते हैं। BCG की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार प्रोसेस मॉनिटरिंग एफिशिएंसी को 12% तक बढ़ा देता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स, इश्यूज और बॉटलनेक्स के प्रोएक्टिव इशू रिजोल्यूशन में मदद करता है। एडलमैन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन ऑपरेशंस 70% कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये पर्पस ड्रिवन होते हैं, दूसरों से अलग। एक्सेंचर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार क्लाउड बेस्ड प्रोसेसेस 50% तेजी से स्केलिंग में मदद करते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। HBR की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लीन मेथोडोलॉजीज वेस्ट को 20% तक कम कर देती हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। ये हम सब जानते हैं कि लीन मेथड्स आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को बहुत बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए कि कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि लगभग 30 टाइप के अलग अलग कैटेगरीज के प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशनल प्रोसेसेस, मैनेजमेंट प्रोसेसेस, सपोर्ट प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, सर्विस प्रोसेसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेसेस, बैच प्रोसेसेस, जॉब शॉप प्रोसेसेस, प्रोजेक्ट प्रोसेसेस, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस, मैनुअल प्रोसेसेस, ट्रांजैक्शनल प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, क्रिएटिव प्रोसेसेस, customer facing processes, internal processes, strategic processes, tactical processes, information processes, logistics processes, quality control processes, maintenance processes, compliance processes, research and development processes, financial processes, IT processes, continuous improvement processes, emergency processes, cross-functional processes, and so on. अगर किसी प्रोसेस की कंपोनेंट्स की बात की जाए तो कम से कम 20 फैक्टर्स या कंपोनेंट्स मिलते हैं जिनसे प्रोसेस बनते हैं। तो जब आप किसी प्रोसेस को बनाएं तो एक चेकलिस्ट जरूर बना लें ताकि ये सारे फैक्टर्स कवर हो जाएं, वरना प्रोसेस ऊज आउट कहीं ना कहीं जरूर कर देगा। प्रॉब्लम जरूर आने लगेंगी और टाइम, एफर्ट्स, रिसोर्सेज और बजट और ROI का लॉस होना तय है। तो वो 20 कंपोनेंट्स जिससे मिलकर कोई भी प्रोसेस बनता है वो क्या है? सबसे पहला है इनपुट, यानी वो डेटा या मटेरियल या इंफॉर्मेशन जिससे प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर है एक्टिविटीज या स्टेप्स, वो स्पेसिफिक टास्क जो प्रोसेस में परफॉर्म की जाएंगी, फॉर एग्जांपल असेंबलिंग पार्ट्स। फिर आता है आउटपुट, यानी प्रोसेसेस का रिजल्ट। एग्जांपल के तौर पे वो फाइनल फिनिश कार जिसे डिलीवर होना है। फिर आता है रिसोर्सेज, जैसे टूल्स या मटेरियल्स या मशीन्स, सॉफ्टवेयर या एम्प्लॉइज। फिर आते हैं रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कौन मैनेजर है जो अप्रूव करेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा, एक्सेट्रा। फिर आते हैं ट्रिगर्स, वो कौन सी चीज है
कौन सा इवेंट है जो इस प्रोसेस को इनिशिएट यानी स्टार्ट करेगा, जैसे कस्टमर ऑर्डर या सिस्टम अलर्ट। उसके बाद आते हैं कंट्रोल्स, जो रूल्स और चेक्स हैं जो क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। फिर आता है फीडबैक मैकेनिज्म, यानी जिससे प्रोसेस इवैल्यूएट होगा, इंप्रूव होगा, जिससे कस्टमर सर्वेज या परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनेंगी। फिर आती हैं मेट्रिक्स या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो प्रोसेस सक्सेस को मेजर करती हैं, जैसे टर्न अराउंड टाइम, एरर रेट एक्सेट्रा। फिर आता है वर्क फ्लो सीक्वेंसेस, मतलब किसी प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं, जैसे कार्ड से फाइनल पेमेंट करते टाइम कितने स्टेप्स में सेल कंप्लीट हो जाती है। फिर आता है इनपुट्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो इनपुट किया गया था वो आउटपुट में कैसे बदलेगा, यानी वो कोर प्रोसेस जिससे रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में बदल जाएगा। उसके बाद टाइम या ड्यूरेशन आती है, यानी वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट से एंड तक आखिर कितना टाइम ले रहा है। एग्जाम्पल, कस्टमर के फूड ऑर्डर करने से फाइनल कस्टमर डिलीवरी तक 1 घंटा ले रहा है या 10 मिनट ले रहा है। फिर आती है डिपेंडेंसीज, यानी किन चीजों पर प्रोसेस डिपेंड करता है, टिका हुआ है, जैसे रॉ मटेरियल या कोई अप्रूवल। फिर आते हैं एक्सेप्शंस, एरर्स, इश्यूज, उनके बैकअप प्लान्स, यानी मशीन फेलियर होने पर क्या होगा। फिर आते हैं डॉक्यूमेंटेशन, आखिर फ्यूचर के लिए उस प्रोसेस को कहां और कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके मैनुअल्स, उसके प्रोसेस मैप्स कैसे होंगे। फिर आते हैं स्टेक होल्डर्स, वो मेन लोग जो उस प्रोसेस से जुड़े हैं, इन्वॉल्व हैं, जैसे कस्टमर्स, एम्प्लॉइज या सप्लायर्स। फिर आता है इन्वायरमेंट, यानी वो प्रोसेस कहां होगा, कहां एग्जीक्यूट होगा, क्या फैक्ट्री फ्लोर पर होगा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा। लास्ट में आते हैं कंस्ट्रेंट्स, यानी वो लिमिट्स जो प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं, जैसे बजट, टाइम रिस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा। और सबसे लास्ट में आता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी अगर प्रोसेस फेल हो गया या कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो उन्हें हैंडल कैसे किया जाएगा, बैकअप प्लान क्या है, बैकअप डेटा कहां है, ओवरबुकिंग हो गई तो बाउंस बैक कैसे किया जाएगा, किन शर्तों पर किया जाएगा और उसे फ्यूचर में अवॉइड कैसे किया जाएगा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन क्या है जिसे कापा कहते हैं, वगैरह वगैरह। फिजिकल एविडेंस, 7P का लास्ट और 7th P जिसे फिजिकल एविडेंस कहते हैं, आपके ओवरऑल ब्रांड प्रॉमिस का ठोस प्रमाण है, यानी टैंजिबल प्रूफ है। बेन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपीरियंशियल रिटेल सेल्स को 25% तक बढ़ा देती है, क्योंकि ये ब्रांड विजिबिलिटी और ब्रांड इंप्रेशन को बनाता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार 82% कंज्यूमर्स ब्रांड को उनके फिजिकल टच पॉइंट्स के बेसिस पर जज करते हैं और इसलिए हर डिटेल मायने रखती है। स्टैटिस्टा की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि एप्पल के मिनिमलिस्ट स्टोर्स कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में 40% ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। शोरूम की चमक धमक, डिजाइन्स, पेंटिंग्स कस्टमर को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती और मेन प्रोडक्ट पर उनका फोकस बना रहता है। फॉरेस्टर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल एविडेंस जैसे मोबाइल एप्स में UI UX अगर इंट्यूटिव है, यानी आसानी से समझ आ जाने वाला है, तो कस्टमर रिटेंशन 20% तक बढ़ जाता है, क्योंकि ये सीमलेस डिजिटल लॉयल्टी बनाता है। नेल्सन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पैकेजिंग असल में एक गेम चेंजर है। CPG यानी कंज्यूमर पैकेज गुड्स, यानी रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजों को बनाने वाली 60% कंपनीज इसी सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए, और ये इनिशिएटिव उनके 75% ऑफ बायर्स को पसंद आता है। नेल्सन की यही रिपोर्ट आगे बताती है कि इको फ्रेंडली मटेरियल्स खरीदारी की संभावना यानी परचेज इंटेंट को 30% तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर वैल्यू के साथ अलाइन करता है। मेटा की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि मेटावर्स के वर्चुअल शोरूम्स 35% इंगेजमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट जेन कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए बेहतरीन मीडियम है। स्प्राउट सोशल की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कस्टमर रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स 88% कंज्यूमर्स द्वारा ट्रस्टवर्दी माने जाते हैं और 85% बाइंग डिसीजंस को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली ट्रस्ट को बढ़ाते हैं। मैकिन्जी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट परचेज एविडेंस जैसे पर्सनलाइज्ड थैंक यू नोट्स रिपीट परचेजेस को 15% तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप को मजबूत करते हैं। HBR की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार यूनिफाइड विजुअल आइडेंटिटी ब्रांड रिकॉल को 18% तक बढ़ा देती है, क्योंकि ये पहचान को यानी ब्रांड रिकॉग्निशन को एम्पलीफाई करती है। गार्टनर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ऑगमेंटेड रियलिटी डेमोज कन्वर्जन्स को 40% तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये परचेज कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। एक्सेंचर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार
IoT इनेबल्ड स्टोर्स जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, ऑपरेशंस को 12% तक ऑप्टिमाइज कर देते हैं, जिससे एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। एडेलमैन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लोकलाइज्ड फिजिकल एविडेंस ग्लोबल कंज्यूमर से 70% ज्यादा जुड़ने में मदद करता है, क्योंकि यह मार्केट अपील को बढ़ाता है। लीडर्स, आपका फिजिकल एविडेंस कोहेसिव, सस्टेनेबल और मेमोरेबल होना चाहिए, क्योंकि आज ट्रस्ट का ब्रिज यही है। कंक्लूजन, आज हमने 7 P's ऑफ मार्केटिंग यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा, और यही आज के ग्लोबल डोमिनेंस का ब्लूप्रिंट है। अगर आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, प्रिसाइज प्राइसिंग करते हैं, ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में महारत हासिल करते हैं, एक पर्पस के साथ स्टोरी टेलिंग करते हैं, अपने कस्टमर्स, अपने स्टेक होल्डर्स को एम्पावर करते हैं, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं और टैंजिबल ट्रस्ट स्थापित करते हैं, तो आप ऐसा वैल्यू क्रिएशन करेंगे जो वास्तव में कस्टमर्स के दिल में बस जाएगा। दुनिया AI की ओर बढ़ रही है, तो आपके बिजनेस और आपकी स्ट्रैटेजी भी इनोवेटिव होनी चाहिए। सही डिजाइन किए गए हाई लेवल प्रोसेसेस के साथ बिजनेसेस को अपग्रेड करना जरूरी है। यही समय है बिजनेस 2.0 पर गौर करने का। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए आपके प्यार का सिंबल है, जिसे हम हमेशा संभाल कर रखेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।